हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। कल से हमने सामान्य ज्ञान पढ़ना स्टार्ट किया है। तो सामान्य ज्ञान में जो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था वो हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक है, हिस्ट्री में हम अपना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है प्रागैतिहासिक काल। तो आज हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में एवं पहिए का नव पाषाण काल में हुआ था। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि आग का आविष्कार कब हुआ था। आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति एवं नव पाषाण काल में हुई थी तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सबसे पहला पालतू जानवर था वो क्या था। तो सबसे पहला जो पालतू जानवर था वो एक कुत्ता था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। ये भी क्वेश्चन आप हाईलाइट कर सकते हैं कि सबसे पहला जो औजार था वो क्या था। तो सबसे पहला औजार था वो कुल्हाड़ी था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अव्यवस्थित हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं कि कृषि के लिए अपनाई गई जो सबसे प्राचीन फसल थी वो क्या थी, गेहूं एवं जौ थी। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक या पत्थर के बने थे। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछा जाता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, या फिर मोहनजोदड़ो लिखा होगा और उसमें नीचे ऑप्शन में आपको मृतकों का टीला दिया होगा। थर्ड पॉइंट इज सिंधु सभ्यता। रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, या फिर सिंधु सभ्यता के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे। राय बहादुर दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतका गेटगोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल मादा जिला अखनूर जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल जो है वो दायमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि जो सिंधु सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। तो जो सिंधु सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, वह एक नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये 6 नगर कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों का जो प्रयोग है वह कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा एवं 2.4 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल एवं कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। इनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक काष्ठ मूर्ति भी मिली है। अभी ये यहाँ पे कुछ सोर्सेज दे रखे हैं। सिंधु काल में विदेशी व्यापार, इन्हें पढ़ लेते हैं हम। आयातित वस्तुएं एवं प्रदेश। तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान, चांदी अफगानिस्तान ईरान, सोना कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान, टीन अफगानिस्तान ईरान, गोमेद सौराष्ट्र, लाजवर्द मेसोपोटामिया, सीसा ईरान।
मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी मिली है। मोहनजोदड़ो से और क्या मिला है? नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक संगी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चौंदड़ों में मिलते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। अगर क्वेश्चन आता है सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है, सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता है तो पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रीड पद्धति अपनाई है। घरों के दरवाजों और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसलें थी वो कौन कौन सी थी? गेहूं और जौ। सैंधव वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मतलब कि सिंधु सभ्यता में मिठास के लिए जो प्रयोग किया जाता था वो क्या किया जाता था? शहद प्रयोग किया जाता था। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिसमें धान की खेती होने का प्रमाण भी मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए थे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो चावल के साक्ष्य हैं वो सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो वो लोथल से प्राप्त हुए थे। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थिपंजर भी मिले हैं। तौल की जो इकाई थी वो संभवतः 16 के अनुपात में थी। तौल की इकाई किसमें थी? 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए दो पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या फिर भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या फिर भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिगगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पिगगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से ही मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो स्वास्तिक चिन्ह है वो किस सभ्यता की देन है? तो वो हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कूबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। मतलब पशुओं में जो कूबड़ वाला सांड होता था वो सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए बहुत ही विशेष रूप से पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक का मतलब होता है कि वहां पर पिता वर्ग से ज्यादा माता वर्ग को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग भी करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन ऐसा स्थल है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। मतलब कि सैंधव सभ्यता में शवों को जलाया भी जाता था और गाड़ा भी जाता था। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सैंधव सभ्यता का विनाश का कारण क्या था? तो सैंधव सभ्यता का जो विनाश का कारण था वो सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण था वो बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। जो आग में मिट्टी पकी हुई होती है उसको क्या कहते हैं? उसको टेराकोटा कहा जाता है। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। प्रमुख स्थल हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स। किस वर्ष हड़प्पा की खोज हुई थी? 1921 में। स्थिति क्या थी इसकी? मतलब ये कहाँ स्थित था? पाकिस्तान का जो मोंटगोमरी जिला है वहां पे। प्रमुख स्थल हड़प्पा, नदी रावी, उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स। वर्ष 1921, पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो, नदी सिंधु, उत्खननकर्ता हैं इसके राखलदास बनर्जी। वर्ष 1922, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। चहुंदड़ो स्थित है सिंधु नदी के किनारे। इसके उत्खननकर्ता थे गोपाल मजूमदार। वर्ष 1931, सिंध प्रांत पाकिस्तान में यह स्थित है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे।
बीबी लाल एवं वी के थापर जो है वो इसके उत्खनन करता है। 1953 वर्ष था। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला जहाँ ये स्थित है। नंबर 5 कोटदीजी सिंधु नदी है। उत्खननकर्ता इसके फजल अहमद हैं। वर्ष 1953 में इसका उत्खनन हुआ था। सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। नंबर 6 रंगपुर मादर नदी रंगनाथ राव इसके उत्खनन करता है। 1953 एवं 54 में इसका उत्खनन हुआ था। गुजरात का कठियावाड़ जिला। नंबर 7 रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा उत्खनन करता है। 1953 व 1956 में इसका उत्खनन हुआ। पंजाब का रोपड़ जिला। नंबर 8 लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। रंगनाथ राव जो है इसके उत्खनन करता है। 1955 एवं 1962 में इसका उत्खनन हुआ। गुजरात का अहमदाबाद जिला। नंबर 9 आलमगीरपुर हिंडन नदी है। यज्ञदत्त शर्मा जो है उत्खनन करता है। 1958 में इसका उत्खनन हुआ था। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। नंबर 10 सुतकांडोर सुतकांगेडोर दाश्क नदी है। ऑरेंज स्टाइल एवं जॉर्ज डेल्स जो है वो इसके उत्खनन करता है। 1927 एवं 1962 में पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे। नंबर 11 बनमाली रंगोई नदी है। रविंद्र सिंह बिस्ट जो है वो इसके उत्खनन करता है। 1974 में उत्खनन हुआ था। हरियाणा का हिसार जिला। नंबर 5 धौलावीरा रविंद्र सिंह बिस्ट इसके उत्खनन करता है। 1990 एवं 1991 में उत्खनन हुआ था। गुजरात के कच्छ जिले में। तो ये हमने जो टॉपिक 3rd है सिंधु सभ्यता उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। सिंधु सभ्यता हमारा यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग एक बार इसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और रिवीजन करने के बाद आपका इसमें आज हमने 2 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। प्रागैतिहासिक काल के बाद हमारा इसमें सिंधु सभ्यता ये पॉइंट कंप्लीट हो गया है। अभी इसमें हम अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कल की वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए आपके ये 2 पॉइंट हैं जो कि आप कंप्लीट करिएगा और जो पॉइंट 5 है वो हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।